नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पहली खबर है, बड़ी खबर जो कि अभी आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग की मैराथन बैठक ली है। मंत्रालय में करीब 5 घंटे यह समीक्षा बैठक चली है। विभाग के हर एक योजना और पहलुओं पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। पिछली सरकार के समय जो रुके हुए काम थे उनको भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विगत 6 माह में स्वास्थ्य विभाग में कामों में अभूतपूर्व सुधार आए हैं, ऐसी यहां पर बातचीत निकल कर आई है। प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। सुपे बेड़ा में गंभीरता से मरीजों के हित में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में सर्पदंश जो है वो मरीजों के लिए मिले, एंटीवेनम मिले सर्पदंश होने पर, और ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है क्योंकि बरसात आ रही है, सांप निकलते हैं, सांप काटने की घटनाएं होती हैं, इसलिए एंटी वेनम हो, स्नेक काटने पर जो वेनम लगता है वो होना चाहिए। संस्थागत प्रसाव को 100% करने का प्रयास करने की बात कही गई है, यानी कि 100% महिलाएं अच्छे से अच्छे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचें और वहां उनका जो है प्रसव हो। ये भी सरकार की संकल्पना है, इस बैठक में निकल कर आया है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री इटली में ग्लोबल नेताओं से मिल रहे हैं और उनके साथ संवाद कर रहे हैं। इटली से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें सामने आईं, जहां वो जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, जेलेंस्की और ऋषि सुनक से बातचीत करते हुए दिखे हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि कैसे भारत धमक दिखा रहा है, धाक दिखा रहा है G7 में। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा है, जिसको लेकर कई देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान हैं और उनकी काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलोनी मेजबान है। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं जिनका विजन क्लियर है, भारत को अपने इस कार्यकाल में देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। विकसित भारत के संकल्पों को लेकर नरेंद्र मोदी का इटली दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है। देर रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री का विमान लैंड हुआ तो उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इटली प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। G7 मीटिंग में विश्व के एक से एक दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। ग्लोबल नेताओं में से नरेंद्र मोदी की सबसे पहले मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद से पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच 1-to-1 बातचीत शुरू होती है। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी मुलाकात का क्या कहना है? जब मिले तो चेहरे पर मुस्कान लिए दोनों एक दूसरे की आवभगत कर रहे थे। दोनों ग्लोबल नेताओं की 1-to-1 बातचीत हुई और फिर मीडिया के सामने भारत और ब्रिटेन के रिश्ते की फोटोशूट। रूस के खिलाफ युद्ध झेल रहे जेलेंस्की से नरेंद्र मोदी के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आपको बता दें, युद्ध के दौरान भारत का यूक्रेन को मानवीय सहायता देना चर्चा का विषय बना रहा था। जब दोनों देश के नेता एक दूसरे से मिले तो बड़ी प्रसन्नता से एक दूसरे का स्वागत किया। तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को ग्लोबल नेताओं से बधाइयां मिल रही थी। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से। दो देशों के प्रधान जिसकी दुनिया में तूती बोलती है।
दोनों जब साथ मिले तो बड़े ही गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन करते दिखाई दिए। दोनों दिग्गजों की मुलाकात की ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई रही। पंद्रह जून तक चलने वाली G7 समिट में भारत की भागीदारी काफी अहम तौर पर देखी जा रही है। विदेश नीति में जिस तरीके से भारत ने हाल ही में अपना लोहा मनवाया है, उसकी झलक वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में देखी जाती है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि G7 समिट में भारत किन मुद्दों और किन समझौतों पर चर्चा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो G7 में जय जय है, ये बात आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बेहद महत्वपूर्ण चीज। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चीज है अहंकार से हार इसलिए वार। 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, काम करें लेकिन मैंने किया, अहंकार न पालें। और अब 13 जून को संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी अहंकार न पालने की नसीहत दे दी है। कह दिया है कि अहंकार की वजह से ही बहुमत नहीं मिला है। और अब इन दोनों बयानों को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है और सवाल पूछा जा रहा है, क्या अहंकार से हार इसलिए वार? देखिए जरा रिपोर्ट। काम करे लेकिन मैंने किया, ये अहंकार न पाले। 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? आरएसएस के ताबड़तोड़ बयान, सियासत में मचा घमासान। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। बन गई सरकार, लेकिन सीट कम कर दिया अहंकार। काम करे लेकिन मैंने किया, ये अहंकार न पाले। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। 10 जून के संघ प्रमुख का एक बयान आया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अहंकार शब्द की हुई। और अब संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कल यानी 13 जून को राजस्थान में एक बयान दिया, जिसमें भी अहंकार शब्द की ही चर्चा हो रही है। और इन दोनों ही बयानों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, क्या वाकई आरएसएस और बीजेपी में मनमुटाव है? इतना ही नहीं, संघ प्रमुख ने तो मणिपुर को लेकर भी नसीहत दे दी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। पहले मोहन भागवत और अब इंद्रेश कुमार ने अहंकार शब्द के जरिए जो वार किया है, उस पर विपक्ष के पलटवार भी आने लगे हैं। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। ये आरएसएस और भाजपा का जॉइंट ढोंग है, ताकि एक दूसरे के खिलाफ बोल करके जनता का विश्वास किस तरीके से जीते या गुस्सा कम कर सकें। अरे अहंकार की सीमा तो तब पार हो गई जब इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भागवत जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है ना,
प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी, माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। आप आरजेडी, सपा और कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी आरएसएस के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वयंसेवक संघ की एक बात मिसयूज ऑफ पावर है और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। आरएसएस की नाराजगी की सबसे अहम वजह जेपी नड्डा का चुनाव के दौरान दिया गया एक बयान को माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 मई 2024 को एक बयान दिया और कहा, बीजेपी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं, पहले कभी होती भी थी पर अब नहीं। अब बीजेपी अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। चुनाव में बयानबाजी का दौर जारी था। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी अध्यक्ष का आरएसएस पर बयान सुर्खियों में आ गया। चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को नतीजे आए और अब आरएसएस का बयान है कि अहंकार ने बहुमत से रोक दिया। और अब इन बयानों से सवाल तो उठने ही लगे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब ठीक नहीं है? तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं कि क्या बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि दांव पर एनटीए की प्रतिष्ठा लग गई है। नीट को लेकर छात्र अभी भी असमंजस में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआई जांच पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाँ, एनटीए को जरूर नोटिस थमा दिया है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या इससे बात बनेगी? बहुत सारे सवाल हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। कैसे सुलझेगा नीट विवाद का मुद्दा? छात्रों को कैसे मिलेगा न्याय? कैसी होगी जिम्मेदारी तय? छात्रों के करियर से खिलवाड़ कब तक? नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर आज भी छात्र सड़क पर उतरे। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उधर नीट में कथित धांधली को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। कहा गया कि मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए हथकंडों का सहारा लिया गया। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर को चुना। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जयराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।
हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए से 1500 बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। हम लोगों में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ था। हम लोगों ने भी एग्जाम्स दिए थे, साल और मेहनत करी थी। अगला स्टैंड यही हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना होगी। बाकी एक कमेटी बैठना चाहिए, एनटीए की जाँच होनी चाहिए। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नीट में अंकों पर हुई धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फॉरेंसिक जांच ही लाखों युवा छात्रों के भविष्य की रक्षा कर सकती है। किसको बचाया जा रहा है, जांच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक और दूसरी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और 7 मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। बता दें कि देश भर के सरकारी और निजी संस्थाओं में MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA नीट UGC परीक्षा आयोजित करता है, इसलिए NTA की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो NTA की प्रतिष्ठा भी दांव में लगी और ये जो आला आप देख रहे हैं कहीं गलत हाथों में न चला जाए, इसकी भी चिंता है। आगे बढ़ते हैं और अगली स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं, क्योंकि कुवैत से भारत आ गए हैं कर्मवीरों के शव। कुवैत के मंगाफ में जो आग लगी थी, इस भीषण आग में हमारे देश के 45 कर्मवीर मारे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट मारे गए 45 भारतीयों के शव को लेकर केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा। कोच्चि जैसे ही ये शव पहुंचे, सभी की आंखें नम हो गईं, श्रद्धांजलि दी गई इन्हें। और इस भीषण अग्निकांड को समझने की भी आपको जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ है। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। उनकी ब्रीफिंग के बाद हम लोग तुरंत कुवैत जा रहे हैं। ताबूत में कैद होकर वतन लौटे देश के 45 कर्मवीर। 45 भारतीयों का शव एक साथ देखकर हर आंखें नम थीं। अपने बेटे, अपने पति और अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे। भारत के अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से ये कर्मवीर अपने परिवार का सहारा बन सके, इसके लिए 7 समुंदर पार मजदूरी करने गए थे। लेकिन 12 जून की रात इनके लिए काल बनकर आई। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में 12 जून को लगी आग में 49 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 48 शवों की DNA टेस्ट के जरिए पहचान की गई, जिसमें 45 भारतीय निकले, जबकि 3 फिलीपींस के निवासी थे। घटना की जानकारी होते ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई। रातों रात हाई लेवल बैठक बुलाई गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना कर दिया गया।
बैठक में घोषणा की गई कि मरने वाले भारतीयों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एनआरआई बिजनेसमैन और यूएई के लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे तो हादसे में घायल भारतीयों से भी मुलाकात की, अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना। भारत से कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल से मुलाकात की और 13 जून की रात कुवैत से 45 भारतीयों के शव लेकर खुद भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से भारत के लिए रवाना हो गए। और आज सुबह केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर जब 45 मृतकों का शव पहुंचा तो परिजनों को देखकर हर कोई भावुक हो गया। मारे गए 45 भारतीयों में से सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। बाकी 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 3, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग हैं। एक मृतक की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। नाथ का गढ़ है और मोहन ने आभार ज्ञापन किया है। कैसे क्या सब कुछ समझिए, अब धीरे धीरे समझाते हैं। विस्तार न्यूज आपको अपना चैनल अलग ही दिखाता है। ये जनसैलाब देखिए, भगवा पगड़ी में मध्य प्रदेश के मुखिया रथ पर सवार थे। रथ नहीं, विजय रथ कहिए, क्योंकि उन्होंने गढ़ भेदा है कमलनाथ का। और मध्य प्रदेश के मुखिया छिंदवाड़ा फतेह के बाद जनता का आभार करने पहुंचे थे। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जिसे कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है। छिंदवाड़ा अभी भी विधानसभा की अगर बात कर लीजिए तो 7 विधानसभाओं में 6 विधानसभा अभी भी कांग्रेस के पास है छिंदवाड़ा की मौजूद, इसीलिए इसे गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का। लेकिन गढ़ ढहना शुरू हो गया है। इसके एक दरवाजे पर सेंध लगा दी गई है और इसका जो ऊपर जो प्रहरी थे, जो इसके रक्षक थे, उनको भी तोड़ दिया गया है, उनको भी अपने पाले में कर लिया गया है। बताया जा रहा था कि छिंदवाड़ा फतेह करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। टेढ़ी खीर ही सही, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस चक्रव्यूह को न सिर्फ भेदा है बल्कि ये साबित करके दिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में बीजेपी अपना सिक्का चला सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा एकमात्र सीट थी जहां बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा में अपनी ताकत झोंकी और एक से एक दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा। नतीजा सामने है। विवेक कुमार साहू ने नकुलनाथ को 10,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त दी है। बाकायदा डॉक्टर मोहन यादव ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा समझते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने जिस छिंदवाड़ा का दौरा किया वो बीजेपी के लिए कितना अहम था। समझिए क्यों है अहम। ये कमलनाथ की तस्वीर है, इन्हीं का गढ़ कहा जाता है। बहुत लंबे समय से इनका गढ़ है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ क्यों है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी भी इसका जवाब अगले विधानसभा तक यही रहेगा कि गढ़ है। आम चुनाव में कमलनाथ की जीत देख लीजिए, 1998, 99, 2004, 2009, 2014। आम चुनाव में नकुलनाथ की जीत 2019, यानी कि नाथ परिवार की बात कर लीजिए। और कमलनाथ की जो धर्म पत्नी है वो भी एक बार जो है सांसद रह चुकी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर धाक थी। जैसा कि मैंने विधानसभा की बात बताई, विधानसभा में अभी भी 7 में से 6 सीटें कांग्रेस के पास है, 7 की 7 थी। लेकिन अमरवाड़ा विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास चले गए और अब वहां उपचुनाव होने हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि 2024 आम चुनाव के नतीजे देख लीजिए। पार्टी बीजेपी विवेक कुमार साहू, मत कितने आए हैं 6,44,738, 49.4%। कांग्रेस नकुलनाथ 5,31,120 मत आए हैं और इन्होंने 40.7% मत हासिल किए। पिछली बार देखा जाए तो 3% का मार्जिन था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 3% मार्जिन था नकुलनाथ और बीजेपी के प्रत्याशी में, और इस बार देख लीजिए, इस बार ये आंकड़ा लगभग 10% हो गया है। यानी कि नकुलनाथ जो
पिछली बार जीते हुए थे, उनको 10% के मार्जिन से विवेक कुमार साहू ने हराया है, पराजित किया है। और अब अमरवाड़ा में उपचुनाव है, तो देखना होगा कि ये झलकी क्या फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वहां पर प्रत्याशी हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ समझते हैं। और खास जो खास है, खास यही है कि नाथ का गढ़ है और मोहन ने आज आभार ज्ञापन कर दिया है। और आगे क्या फिर से बार बार इसी तरह नाथ के गढ़ में मोहन जाएंगे और आभार ज्ञापन करेंगे? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं और अब स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर आ गई है, उसी की बात करेंगे। अनवर ढेबर को जमानत मिल गई है। हैरान कर देने वाली खबर, स्तब्ध कर देने वाली खबर और सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां अनवर ढेबर को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले के मामले में अनवर ढेबर हिरासत में थे। हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर इन्हें जमानत दी है। ईडी की जांच के बाद अनवर ढेबर हिरासत में थे। मेडिकल जो है बेसिस है, मेडिकल ग्राउंड है, चिकित्सकीय आधार के आधार पर इन्हें दे दिया गया है बेल। और ये सबसे बड़ी खबर बन जाती है पूरे छत्तीसगढ़ की। शराब घोटाला, जो बहुचर्चित शराब घोटाला है, उसमें अनवर ढेबर को बेल मिल गई है। और आशीष दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं बिलासपुर से, न्यायधानी से। हाई कोर्ट से संभवतः ये सब कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है उन्हीं से जानेंगे बिना किसी देरी के। आशीष, कैसे मिली जमानत, क्या कुछ प्रक्रिया हुई, कब तक के लिए है, सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है ये। जी नितेश, आज जो है हाई कोर्ट ने इस आधार पर अनवर ढेबर को जमानत की किडनी में बताई है। उन्होंने एक आखिरी जो सुनवाई हुई थी, जो पेश हुई थी, उसमें उन्होंने यह बात जो है न्यायालय के समक्ष रखी थी। उनका जो किडनी में जो गॉल ब्लाडर होता है वो हुआ है, उनका ठीक नहीं है और कई तरह की बीमारी थी। जी आशीष जैसा कि बता रहे थे जमानत के संदर्भ में जानकारी, और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तमाम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आशीष, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है, आप नेटवर्क में पहुंचे हैं, थोड़ा सा जो भी तकनीकी बाधा है उसे दूर करें, जुड़े। आशीष, कंटिन्यू करें। जी नितेश, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि आज हाई कोर्ट ने जो है एक लंबी अवधि के बाद जो जांच लीक हुई थी और बाद में जब हिरासत में लिए गए अनवर ढेबर, तब उन्हें जो है आज जो जमानत याचिका उनकी लगी थी वो मंजूर की गई है। उन्हें मैं पहले बता चुका हूं कि गॉल ठीक है, तो कुल मिलाकर जमानत मिल गई है और अनवर ढेबर को जमानत मिलना बहुत बड़ी खबर है। और अब इसी की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में रहने वाली है। अभी हम आपको वापस से आ जाते हैं एक बार स्पेशल रिपोर्ट में। अभी हम आपको दिखा रहे थे नाथ के गढ़ में आभार ज्ञापित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन यहां बस उन्होंने आभार ज्ञापन नहीं किया, बैतूल में उन्होंने सौगात भी दी है, उसी की बात अब करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन मुखिया अपनी प्रजा से मिलने लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। ऐसा ही एक दौरा है आज का, उन्होंने किया है और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। कहां पहुंचे हैं, किस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या सौगातें दी हैं, सब कुछ देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए और बिल्कुल ठहर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने मां ताप्ती मैया की आरती की। अपने संस्कारों का परिचय दिया। मां ताप्ती मैया के सामने प्रदेश के मुखिया दंडवत हुए और फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बैतूल वासियों ने प्रदेश के मुखिया का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को
संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पहले तो भारतीय संस्कृति को प्राचीन और सबसे महान संस्कृति बताया और जलगंगा संवर्धन अभियान का महत्व लोगों से साझा किया। जितने लोग जो न जानते हमारी संस्कृति को, कई बार वो हमको कर्मकांडी और पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है, जिनका परचम दुनिया में लहराता है। जिस सारे के सारे मानसिक चिकित्सालय अर्थात जिनको पागलपन के दौरे आते हैं, वो पानी की अधिकता होने के कारण से चंद्रमा पास आता है और जल तत्व ऊपर जाता है। तो जल की महत्ता हमारी सदियों सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन का ये पहला बैतूल दौरा रहा, जहां सीएम ने खुले दिल से जनता का आभार व्यक्त किया। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन ने मंच से सरकार की योजनाओं को भी बैतूल वासियों को बताया, कई सौगातें दी और बैतूल में रोजगार के लिए अपने आगामी प्लान्स भी साझा किए। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला, लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है। हमारे अपने जीवन में बगैर रोजगार के नहीं उद्धार, इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए? अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बड़ी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके विधायक जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लाभ देने वाला हूं भविष्य में। और आज तो लगभग 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके बताओ, 346 करोड़ के कामों का आज हमने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बैतूल दौरा कई मायनों में खास रहा, जहां सीएम ने मां ताप्ती मैया के दर्शन किए, बैतूल वासियों को कई सौगातें दी, भारत का महत्व बताया, सरकार की योजनाओं से जनता को रूबरू कराया, जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को चेक बांटे और फिर कार्यक्रम से अलविदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मोहन को जनता मोह रही है। जितनी बड़ी जीत के बाद 29 की 29 सीटें देने के बाद आभार ज्ञापन के लिए निकले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जगह जगह उनका जनता अभिवादन कर रही है और वो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से द ग्रैंड सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। 2 नाम लिखे हैं, मोहम्मद अकबर, भावना बोहरा, लेकिन यहाँ जो लिखा है वर्सेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। क्यों? क्योंकि भावना बोहरा और मोहम्मद अकबर के बीच सियासी रार चल रही है। मामला कवर्धा हादसे के बाद 24 बच्चों को गोद लेने वाले मामले को लेकर है। पूरे मामले पर इस रिपोर्ट को देखिए और किस तरह से अकबर के वार का पलटवार भावना बोहरा ने किया है, समझिए। जो मैंने एक जवाबदारी कोशिश की है उठाने की कि इनको जो भविष्य में इनकी जो जरूरतें वो पूरा कर सकूं। जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती। भावना बोहरा छत्तीसगढ़ की चर्चित विधायक
फिलहाल मोहम्मद अकबर के एक बयान पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बयानबाजी ऐसी जिसने प्रदेश में सनसनी मचा दी है। तरह तरह की बातें और कयासों से प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको पूरा मामला बताते हैं। कुकदूर में एक हादसा हुआ था जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। हादसे में 19 लोगों की मौत हुई। ये सारे मृतक वैसे परिवार से आते हैं जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है। घटना में मारे गए 19 लोगों के बच्चों के भरण पोषण का आधार बेहद कमजोर है। लिहाजा इनको लेकर भावना वोहरा सामने आई और 24 बच्चों को गोद लेने की बात कह दी थी। इस क्षेत्र के जनप्रति होने के नाते भी और एक इंसानियत के नाते भी जितना हम इन परिवारों के बीच रह पाए, लगातार बच्चों से भी मेरी चर्चा हो रही है, जो मैंने एक जवाबदारी कोशिश की है उठाने की कि इनको जो भविष्य में इनकी जो जरूरत है वो पूरा कर सकूं। भावना वोहरा की ये दरियादिली कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकबर को चुभ गई। लिहाजा मोहम्मद अकबर ने 24 बच्चों को गोद लेने वाली बात पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मोहम्मद अकबर मीडिया के सामने आकर तमाम कानूनी बातें करने लग जाते हैं। अब जब मोहम्मद अकबर ने भावना वोहरा के फैसले पर तंज कसा तो पंडरिया विधायक ने अकबर को अच्छे तरीके से रिमांड पर ले लिया। भावना वोहरा ने अकबर के बयानों का पलटवार करते हुए कई आरोप लगाया। भावना वोहरा ने ये भी पूछ लिया कि क्या मोहम्मद अकबर को उनकी संपत्ति से तो दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती, और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। मोहम्मद अकबर को आपत्ति किस बात से मैंने बच्चों को गोद लिया, इस बात से है कि मेरे पास जो संपत्ति इस बात से है, पहले वो इस विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दे। और दूसरा, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, पिछले 6 महीने में मोहम्मद अकबर नाम का व्यक्ति था कहाँ? विधानसभा चुनाव के बाद में आज तक कभी क्षेत्र में न कवर्धा विधानसभा जिसको 60,000 वोट से उन्होंने जीता था, कभी ना जनता की ओर ध्यान दिया है, और 5 साल में वन कटाई ही की है, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। विषय बहुत सारे आपके ऊपर आते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो भी, गलत काम करेंगे तो भी। और जिस तरीके से गोद की बात आ रही है, मैंने शुरू से कहा कि उनकी जिम्मेदारी हर तरीके से, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनकी शादी से लेकर के हर जिम्मेदारी में उठाने वाली है। भावना वोहरा और मोहम्मद अकबर के बीच चल रही जुबानी जंग ने प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ लिया है। मोहम्मद अकबर के तमाम कानूनी बयानबाजी के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि भावना वोहरा का इस मामले पर क्या रवैया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भावना वोहरा बनाम मोहम्मद अकबर की लड़ाई जारी है और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि अकबर जी ने निशाना आखिर भावना वोहरा पर क्यों साधा? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उज्जैन की, क्योंकि उज्जैन में काले कुबेरों पर कार्रवाई हुई है। और ये जो आपको छोटी सी तस्वीर दिख रही है वो बड़ी भयावह तस्वीर है, आगे रिपोर्ट में आपको दिखेगी। नोटों की गड्डियाँ, देश के कैश जो है वो तो मिला ही, विदेशी नोट भी मिले हैं। उज्जैन में कैश लोग का खुलासा हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं। सही सुना आपने, कैश लोक है। उज्जैन के एक घर से 15 करोड़ रुपए मिले हैं। सब कुछ बता दूंगा तो रिपोर्ट में क्या देखेंगे, देखिए जरा रिपोर्ट। नोटों की गड्डियों से लिखा उज्जैन पुलिस की इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में सिर्फ नोट हैं। इतने नोट हैं कि इनकी गड्डियों से कमरा भर गया, टेबल पर जगह खत्म हो गई, दीवारों से सटाकर इन गड्डियों को रखा गया तो नोटों का पहाड़ बन गया। तस्वीरों में दिख रहे ये नोट सट्टेबाजों से बरामद किए गए हैं। अब आपको इन नोटों की कीमत भी बता देते हैं। नोटों से भरी इस तस्वीर में आपको 15 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश लोग का खुलासा किया। साथ ही 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कृष्णा पार्क और मुसद्दीपुरा क्षेत्र में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर गेमिंग और सट्टे को लेकर गुरुवार की देर रात छापा मारा, जहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 रुपए की लगभग 3000 गड्डियां, कई देशों की विदेशी करेंसी और सिम कार्ड, इसके अलावा 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 2 पेन ड्राइव, आईपैड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी इनसे बरामद किए गए हैं। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, सट्टोरियों का पर्दाफाश किया और आप देख सकते हैं 15 करोड़ से भी ज्यादा नगद राशि बरामद हुई है। साथ ही 7 विदेशी कंट्री की जो करेंसी है वो भी यहाँ पर बरामद की है। और सट्टोरिये लगभग जिस प्रकार उज्जैन का नाम बदनाम कर रहे थे, मध्य प्रदेश की छवि को खराब कर रहे थे, ऐसे कई अन्य राज्यों से भी सट्टोरिये थे। उज्जैन से उनको पकड़कर न्यायालय भेजा। खुद आईजी जो संतोष कुमार सिंह है, डीआईजी है, पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग के माध्यम से मीडिया को ब्रीफिंग किया है। और ये उज्जैन पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो मध्य प्रदेश में एक जो सट्टोरियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस की दबिश देने के बाद जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। पुलिस ने जिस घर पर छापा मारा उस घर से नोटों के बंडल के अलावा पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इस घर से वर्ल्ड कप के मैच पर भी सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने जब नोटों का ढेर देखा तो रात भर गिनती चली, लेकिन जब नोट खत्म नहीं हुए तो नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। यहाँ के एसपी साहब और हमारी पूरी टीम ने इसको 2-3 दिनों में पूरा रेडी करके डेवलप किया और कल देर रात से इस दबिश की कार्रवाई को किया। इसमें हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पकड़ा जो मूलतः लुधियाना, निम्बाहेड़ा और नीमच के रहने वाले हैं जो कार्य कर रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड मिनी जो आप देख ही रहे हैं और 14 करोड़ 58 लाख रुपए ये बरामद किया गया। उज्जैन एसपी के नेतृत्व में 2 थाना क्षेत्र के और क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि उज्जैन में अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि पुलिस को काफी दिनों से लगातार इसकी सूचना भी मिल रही थी कि उज्जैन में अलग अलग जगहों पर T20 वर्ल्ड कप और गेमिंग के माध्यम से सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदू धर्म के 2 संत राधा रानी के विवाह और उनके निवास स्थान को लेकर भिड़ गए हैं। रिपोर्ट को देखिए। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के 2 बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, जिनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आज आमने सामने हैं। प्रभु का गुणगान गाने वाले आज क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। दरअसल प्रदीप मिश्रा कथा के दौरान राधा जी के प्रसंग पर कथा सुना रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर जो बातें कही वो विवादित और सत्य से परे है। प्रदीप मिश्रा के अनुसार राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, वीडियो में पंडित मिश्रा को ये कहते भी सुना जा सकता है कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। राधा जी की सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। जब ये कथा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची तो वे इसे सुनकर क्रोधित हो गए। 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उन्होंने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी को जानते नहीं हैं। अगर जानते तो बात आंसुओं से करते। राधा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की वादी टिप्पणी करने वाले लोगों को नर्क में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है?
अभी जाना कहां राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। प्रेमानंद महाराज के इस गुस्से का जवाब देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मां राधा रानी के लिए जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तक के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर अब देश के लोगों में गुस्सा है। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा अब मुश्किलों पर पड़ गए हैं। एक तरफ लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये अब बौद्धिक चर्चा का विषय बन गया है। तरह तरह के वाद विवाद हो रहे हैं, फैक्ट रखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब काशी विश्वनाथ चलते हैं और उसी की चर्चा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब दर्शन की हाईटेक और डिजिटल व्यवस्था की गई है। कई बार श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और बाबा की पांचों प्रहर की आरती और श्रृंगार देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। लिहाजा मंदिर प्रशासन ने खास इंतजामात किए हैं, कुछ अलग किया है और ये किया है कि वर्चुअल होंगे बाबा के दर्शन और बाबा दिखेंगे वर्चुअली। इस रिपोर्ट को देखिए और बाबा के आप जो पुजारी हैं, बाबा के आप मानने वाले हैं, आस्था करने वाले हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही अनोखी और राहत देने वाली है। देखिए। अगर आप काशी विश्वनाथ धाम जाए और पांचों पहर की आरती भी देखना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। धाम में श्रद्धालुओं को अब डिजिटल दर्शन का लाभ मिलेगा। पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रांगण में 3D व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत श्रद्धालु बाबा की पांचों पहर की आरती और श्रृंगार को देख सकेंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने सफल ट्रायल किया है, जिसकी श्रद्धालुओं ने भी जमकर तारीफ की है। बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधा निःशुल्क होगी। चारों आरतियों के दर्शन हुए थे यहाँ पर और सब ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया था। इसमें बहुत ही अच्छे दर्शन, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पास से बैठ के दर्शन कर रहे हो, आरती कर रहे हो। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम में पहली बार श्रद्धालुओं को 3D मैप के जरिए काशी विश्वनाथ धाम की स्टोरी और बाबा की पांचों पहर की आरती और श्रृंगार को दिखाया जाएगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक संस्था की नियुक्ति की है, जो बाकायदा रियलिटी हेडसेट से बाबा विश्वनाथ की इस आरती और पूजन को दिखाएगी। वहीं इस ट्रायल में शामिल श्रद्धालु भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने दुर्लभ दर्शन केंद्र में बैठकर बाबा के लाइव वीडियो को देखा है, जिसमें आरती सबसे ज्यादा भव्य लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सभी स्वयं बाबा के पास बैठकर आरती व पूजन में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि इस 3D इमेज के जरिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम पांचों पहर की आरती में शामिल है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो रियलिस्टिक। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल मंदिर के अंदर बैठी हुई हूँ और आरती वगैरह, और ऐसा लग रहा था कि अगर वो भी है हमारी गंगा मैया, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हीं के ऊपर बैठी हुई हूँ और मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से मानिए बाबा काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहाँ पर जो दूर दराज से देशी नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, तो उनको दर्शन भीड़ भाड़ की वजह से अच्छे दर्शन नहीं मिल पाते, लेकिन 3D के माध्यम से ऐसा अनुभव आपको रहेगा कि आप साक्षात बाबा के अंदर गर्भगृह में बैठे हुए हैं। तो बाबा विश्वनाथ 3D में दर्शन दे रहे हैं, इसलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा की पांचों पहर की आरती और श्रृंगार को देखकर अपनी भक्ति लुटाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब बात करेंगे योगी और डॉक्टर मोहन भागवत यानी कि आरएसएस प्रमुख के मुलाकात की। जैसा कि आप जानते हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच तकरार की बात कही जा रही है कि अहंकार से हार हुई और इसी से तकरार जन्म ले ली। लेकिन योगी और डॉक्टर मोहन भागवत की मुलाकात के कारण हड़कंप मच गया है। मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, सब कुछ जानने के लिए देखिए जरा। संघ प्रमुख से मिलेंगे योगी, गोरखपुर में होगी मुलाकात, लोकसभा चुनाव परिणाम पर होगी बात।
यूपी के प्रदर्शन पर भी होगी चर्चा। इस मुलाकात के सियासी मायने पर हो रही चर्चा। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद इस मुलाकात में इसे लेकर मंथन भी होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार से लेकर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत स्वयंसेवकों को दैनिक दिनचर्या के साथ साथ देश हित और समाज हित के ज्ञान दे रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ से आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। यह तो खबर है और जो भी खबर का अपडेट होगा बताते रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।